नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हिंदी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विष्णु शर्मा। दर्शकों, आप सभी को हम बता दें कि आज हमारे इस डिजिटल चौपाल में हमारे गेस्ट होंगे चौधरी विकास पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनसे बातचीत होगी जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ओबीसी जाति आधारित जनगणना न कराने के विरोध में आपके द्वारा यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आजादी के 75 साल में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जिस समाज की गिनती नहीं होगी उसको उसका हक अधिकार कैसे मिल सकता है? आजादी के 75 साल में ओबीसी समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिला, तो देश की आजादी को 75 साल हो गए। अगर जाति भारत की सच्चाई है तो 75 साल में किन जातियों का विकास हो गया और कौन सी जातियां पीछे रह गई, तो इस प्रकार के आंकड़े आने चाहिए, इस प्रकार का डाटा आना चाहिए। जिन जातियों का विकास हो गया उनको पीछे लाने के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनको मुबारक हो, मगर जो जातियां पीछे रह गई, मुख्य धारा में नहीं आ पाई, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए। और ये योजना जाति आधारित जनगणना के आधार पर जो डाटा आएगा उसके आधार पर बनाया जाता है। लेकिन डाटा नहीं है, इसलिए ओबीसी के लिए कोई योजना नहीं बनती है, बजट में ओबीसी के लिए कोई हिस्सा नहीं तय होता है, और इसकी वजह से ओबीसी का डेवलपमेंट रुका हुआ है। जो दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार है, वो नरेंद्र मोदी सरकार लगातार इस बात का प्रोपेगेंडा करती है कि हम सबका साथ लेते हैं, सबका विकास करते हैं, मगर सबसे ज्यादा साथ ओबीसी समाज का लिया। और जब विकास करने के लिए डाटा कलेक्ट करने का समय आया तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। तो इस बात को के विरोध में हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं कि ओबीसी का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और तमाम मोदियों को लेकर जो बयान दिया, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं। मगर एक्चुअल बात यह है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की इस लड़ाई में ओबीसी की जो 52% हिस्सेदारी की और जाति जनगणना का मुद्दा है, उस मुद्दे को ये लोग दबाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। तो देश में अगर जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ा अपमान ओबीसी समाज का यही है कि जानवर की गिनती हो रही, ओबीसी की नहीं हो रही है। और गिनती से जो डाटा आएगा उसके बगैर विकास संभव नहीं है, उसके बगैर ओबीसी के हिस्सेदारी नहीं तय हो पा रही है। तो इसलिए जो ये आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी का अपमान किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग ये आंदोलन और 30 अप्रैल को भारत बंद भी करने जा रहे हैं। जी सर, इसका असर कितना दिख रहा है? लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने दिख रही हैं? इस आंदोलन में जो आपका है उसमें लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी देश में हर ओबीसी का आदमी इस बात के लिए सहमत है कि देश में ओबीसी की गिनती के बगैर ओबीसी का विकास नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारी यात्राएं चल रही है। अभी महाराष्ट्र में हमारी यात्रा चल रही है, तो लगातार यात्राएं चल रही है, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार आंदोलन चल रहे हैं इस बात को लेकर कि ओबीसी समाज को इस मुद्दे पर जागृत किया जाए। और बड़े पैमाने पर जागृत हो गया है। जागृत बड़े पैमाने पर होने की वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जनगणना रोक कर रखना पड़ा है। जनगणना 2021 में करना था, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो अभी तक रोक कर रखा हुआ। अभी कोविड नहीं है मगर जनगणना रोक कर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया हुआ है कि इस बार की जनगणना ओबीसी की जनगणना के बगैर नहीं होने देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, तो उनको लगता है कि अगर हम ओबीसी की जनगणना का फैसला लिए बगैर जनगणना करेंगे तो ये लोग होने नहीं देंगे और 2024 के इलेक्शन में हमको सबक सिखाने का काम करेंगे। तो इसलिए मोदी गवर्नमेंट को ये लगता है, आरएसएस बीजेपी को ये लगता है कि जनगणना को टाला जाए। ये जो ओबीसी में चेतना है, जागृति आई है, उसका ही परिणाम है कि उनको जातीय जनगणना को रोकना पड़ रहा है। और नहीं तो अभी तो कोविड है नहीं, सभी सभाएं हो रही, सभी कार्यक्रम हो रहे, सब कुछ चल रहा है।
मगर जनगणना, भारत की जनगणना रुकी हुई है। अभी तक तो ओबीसी का विकास ही रुका हुआ था। अभी ये विकास विकास कहने वाली सरकार अभी सबकी जनगणना रोककर सबका, पूरे देश का विकास रोकने का काम कर रही है। जी जी सर। सर आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि सर ये जो यात्रा है ये अभी तक कहाँ पहुंची है, और इसके साथ ही जो ये यात्रा है वो कितने दिनों तक चलने वाली है? आप इस राष्ट्रव्यापी यात्रा के जरिए लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, तो अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है ये लगातार ओबीसी समाज को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम, और संगठित करने के बाद जो हमारी ताकत इकट्ठा होती है उस ताकत के आधार पर सड़कों पर उतरकर लगातार संघर्ष करने का कार्यक्रम कर रहा है। 2 बार हम लोग भारत बंद कर चुके हैं, तीसरी बार का आह्वान हम लोगों ने किया हुआ है। तो देश में अभी महाराष्ट्र व्यापी हमारी यात्रा चल रही है। 21 जनवरी से नागपुर से हम लोगों ने शुरू किया और ये 6 मई तक चलने वाली है। जलगांव में इसका समापन होगा 6 मई को। अभी ये छत्रपति साहू महाराज जी के जन्मभूमि, कर्मभूमि कोल्हापुर में पहुंची हुई है। हम लोग अभी कोल्हापुर से बात कर रहे हैं। और ओबीसी समाज में जाति आधारित जनगणना और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर बहुत ज्यादा माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है, चेतना पैदा हो गई है। इसलिए जो तमाम विपक्षी दल के नेता नहीं बोलते थे इन मुद्दों पर, अभी उनको भी बोलना पड़ रहा है। और वो भी इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ओबीसी समाज इस मुद्दे पर जागृत हुआ है तो उसका समर्थन हमें, अगर हम नहीं बोलेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी बोलने का काम कर रहे हैं। और इसका इतना ज्यादा दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं खुलकर कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। केवल वो टालने का काम कर रहे हैं, विरोध करने की स्थिति में नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा दबाव जो हम लोगों ने जाति आधारित जनगणना को लेकर जो चेतना पैदा किया, उसका कितना ज्यादा दबाव है कि कोई सत्ता पक्ष का नेता भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो बड़े बड़े सत्ता पक्ष के नेता हैं वो भी विरोध करने की स्थिति में नहीं, और देश भर में विरोध करने की स्थिति में नहीं है। तो इस पर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ये है कि हमारी गिनती होनी चाहिए। अरे जानवरों की हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी के लोग लगातार या तो विकास की बात कर रहे हैं या तो ओबीसी के सम्मान की बात कर रहे हैं। विकास गिनती के बगैर कैसे होगी? आंकड़े के बगैर विकास कैसे होगा? अगर ओबीसी के संबंध में आंकड़े ही नहीं है कि कितने ओबीसी इंटरमीडिएट पास हैं, कितने फेल हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने पक्के मकान में रहते हैं, कितने कच्चे मकान में रहते हैं, कितने के पास जमीन है, कितने भूमिहीन है, कितने सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में, कितने किस लेवल के बेरोजगार हैं, ये सारे आंकड़े अगर नहीं रहेंगे तो ओबीसी के डेवलपमेंट की योजना कैसे बनेगी? तो ये विकास केवल नारों में लगाया जा रहा है, विकास केवल नारों में किया जा रहा है और धरातल पर सत्यानाश करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस बात को अब ओबीसी समाज समझ चुका है और इसलिए हमारी यात्रा को भी बड़े पैमाने पर साथ सहयोग और समर्थन मिल रहा है। लोग यात्रा में आ रहे हैं, खुद का टेंट लगा रहे हैं, खुद का कुर्सी लगा रहे हैं, खुद का माइक लगा रहे हैं और हमारे खाने पीने रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद हमारी यात्रा आगे बढ़े इसके लिए निधि भी देने का काम कर रहे हैं, फंड भी देने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर और जबरदस्त तरीके से ओबीसी समाज के लोगों का समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। जी सर, जो जातीय जनगणना और रिजर्वेशन का मुद्दा है, विपक्ष तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उठाई गई और वो जो मुद्दा होगा वो राजनीतिक मुद्दा होगा। जी सर, विपक्ष को अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाना ही होगा। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा अगर विपक्ष नहीं उठाएगी तो विपक्ष चुनाव जीत नहीं सकता है 2024 का। 2024 का चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाना होगा और अगर वो उठाते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन विपक्ष जब विपक्ष में रहता है तो उठाता है, जब सत्ता पक्ष में पहुंचती है वही पार्टी तो चुप हो जाती है। ये भी एक बहुत गंभीर स्थिति है। तो इसको भी समाज के लोगों को समझना पड़ेगा और निगाह लगा के रखना पड़ेगा
कि कोई हमारे साथ हमारा समर्थन लेकर धोखेबाजी ना कर पाए, जैसे अभी आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। ओबीसी समाज का समर्थन लेकर ओबीसी के साथ में धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने रोका। ओबीसी का स्कॉलरशिप बंद किया, बजट में ओबीसी को कोई प्राविधान नहीं किया। जानवरों की गिनती कर रहे, ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे। जब वोट लेना होता है तो मोदी जी कहते हैं हम ओबीसी हैं, पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए हमारा अपमान होता है। जब ओबीसी के हक अधिकार की बात करनी होती है तब ना वो पिछड़े होते हैं ना ओबीसी होते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं होते हैं। तो ये जो स्थिति चल रही है, ये जो ओबीसी के साथ धोखाधड़ी चल रही है, तो ओबीसी समाज को जो लोग धोखा दे रहे हैं उनसे ओबीसी समाज को सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। क्योंकि वोट लेने के लिए लोग बात करते हैं और बाद में नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो संगठन है उसको मजबूत रखना जरूरी है। अगर संगठन मजबूत रहेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, दबाव बनाने का काम आने वाले समय में भी करेंगे। और अगली जो जनगणना होगी वो जाति आधारित जनगणना के बगैर अगली जनगणना नहीं होने देंगे। जी सर अभी भी मतलब इस समय राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो इस परिवर्तन यात्रा में विपक्ष के कौन कौन सी पार्टियां अभी तक आपके सपोर्ट में खुलकर आई हैं? कोई पार्टियां अभी तक मतलब दिख रही हैं आपके साथ इस राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा में? पार्टियां तो नहीं आई है, मगर बहुत सारे विपक्षी दल के नेता जो है वो आते रहते हैं हमारे कार्यक्रमों में, और वो हमारे कार्यक्रमों में आकर हमारी बातों का सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये लगभग सारी विपक्षी पार्टियों के नेता सपोर्ट करते रहते हैं। और ये जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा में सवाल खड़े हुए जाति जनगणना को लेकर, महाराष्ट्र में हमारी यात्रा चल रही है, उप मुख्यमंत्री फडणवीस को ये कहना पड़ा कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में इसको लेकर के बहुत बड़ा ये हुआ, और लगातार अलग अलग स्टेटों में ये स्थिति चल रही है। मगर फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये सेंटर का मुद्दा है। देश में एक बहुत बड़ी साजिश ये भी हो रही है कि जो सेंटर का मुद्दा है उसको स्टेट का मुद्दा बनाया जा रहा है। जनगणना का जो सब्जेक्ट है संविधान के अंदर, वो सेंटर का सब्जेक्ट है, वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है। बार बार उसको विपक्षी दल के नेता मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे सवाल है कि प्रधानमंत्री से डर लग रहा है क्या कि वो घर में सीबीआई भेज देंगे, इसलिए मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री खुद ओबीसी है और खुद ओबीसी के होकर के ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हैं, तो इन पार्टियों के सांसद लोकसभा में है, राज्यसभा में है, वहां क्यों नहीं घेर रहे हैं? जिस प्रकार से आजादी के मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है, अगर विपक्ष ईमानदार है तो इस मुद्दे पर आंदोलन पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? इस बात को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। विपक्षी दल के जो लोकल नेता हैं वो हमारी यात्रा में इसलिए आते हैं कि इस मुद्दे पर जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनको लगता है कि अगर हम इनके यात्रा में नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर जनता हमसे दूर हो जाएगी। तो वो इसलिए तो आ रहे हैं, जनता का जो दबाव है इसके लिए आ रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यक्रम में आने से ज्यादा बेहतर है कि वो पार्लियामेंट के अंदर इसकी लड़ाई मजबूती से लड़े, ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। पब्लिक ने उनको चुना है, उनको सांसद बनाया है, तो सांसद क्यों बनाया है कि पब्लिक के मुद्दों को लेकर आप लड़ो संसद के अंदर। संसद के अंदर नहीं लड़ते हुए दिख रहे हैं तो उनको ईमानदार नहीं कहा जा सकता। संसद के अंदर इसको लेकर नेताओं को लड़ाई करनी होगी। और विपक्ष को अगर 2024 का चुनाव जीतना है तो अभी जाति आधारित जनगणना से बड़ा कोई मुद्दा देश में नहीं है जो विपक्ष को, आरएसएस बीजेपी को हराने के लिए मदद करे। ओबीसी की जनगणना सबसे बड़ा इशू है, इस पर विपक्ष को आगे आना चाहिए और खुलकर आगे आना। ओके सर। और ये सर जो जनगणना को लेकर ओबीसी को जो 52% आरक्षण लागू कराने की जो यह मांग है, जिसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है, तो यह आरक्षण लागू करने की जो मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है या फिर जो पूंजीपति है उनसे है या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर चला रहे हैं उनसे है? देखिए,
संविधान के अंदर जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को मानते हुए संविधान निर्माताओं ने शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या थी उतना रिजर्वेशन दिया। इसका मतलब यह है कि संख्या के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का जो मतलब है वो जितनी संख्या है उतना % रिजर्वेशन है। ऐसा कौन मानता था? ऐसा संविधान निर्माता मानते थे। तो ओबीसी की जितनी संख्या है उतना % रिजर्वेशन एक तो ओबीसी को गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं उनमें मिलनी चाहिए। पहले तो ओबीसी के साथ यही धोखा हो रहा है, गवर्नमेंट में ही उसको 27 ही मिल रहा है, 52 नहीं मिल रहा है। अब इसके साथ आज की तारीख में दूसरा सवाल खड़ा हो गया, ये सबके लिए खड़ा हो गया, SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी है सबके लिए खड़ा हो गया। वो क्या सवाल खड़ा हो गया? मोदी जी ने 2014 में कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, तो सब लोग खुश हो गए थे, मोदी जी को सपोर्ट किया। अब मोदी जी मन ही मन कसम खा लिए देश नहीं बचने दूंगा, एक एक प्रॉपर्टी जब तक अडानी को, अंबानी को और दूसरे पूंजीपतियों को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब ये कसम खा लिए तो नया संकट पैदा हो गया कि अब गवर्नमेंट सेक्टर बचने वाला ही नहीं है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर बचने वाला ही नहीं है, सब कुछ निजी हाथों में जा रहा है। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो SC ST OBC का रिजर्वेशन कहाँ लागू होगा? रिजर्वेशन तो सरकारी जगह पर है, प्राइवेट जगह पर है नहीं। तो इसका मतलब SC ST OBC का रिजर्वेशन 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो SC ST OBC फिर क्या करेंगे? दूसरी तरफ सरकार जनता के टैक्स का पैसा अडानी को, अंबानी को, पूंजीपतियों को उनके डेवलपमेंट के लिए दे रही है, कर्मचारियों का जो पैसा काट रही है वो भी लगा रही है पूंजीपतियों के पास में। अगर पूंजीपतियों को सरकारी धन लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो पूंजीपतियों को सरकारी योजना लागू करने में क्या समस्या है? सरकारी धन अगर तुम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए ले रहे हो, सरकारी कंपनियों से शेयर ले रहे हो, तो तुम सरकारी योजना क्यों नहीं लागू करोगे? तो सरकारी योजना रिजर्वेशन है SC ST OBC का। तो ये हम पूंजीपतियों से नहीं कह रहे हैं, ये हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए। हम पूंजीपति को थोड़ी ही चुनते हैं, हम सरकार को चुनते हैं। सरकार प्राइवेट में रिजर्वेशन का बिल लाए और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए सरकार कानून बनाए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो प्रमुख संस्थान निजी हाथों में गए हैं उसका फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाए। निजी हाथों में जो प्रमुख गया है संस्थान उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, संविदा की नियुक्ति बंद किया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए और आउटसोर्सिंग का जो मामला चल रहा है इसको भी बंद किया जाए। इसमें नौजवानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब ही होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है उसमें OBC SC ST को उनकी संख्या के अनुपात से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर भी हम लोग यात्रा भी चला रहे हैं और इसके लिए आंदोलन भी करने का काम कर रहे हैं। सर, जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण के विरोधी, आप बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण के विरोधी है, तो प्राइवेट सेक्टर से क्यों कहेगी कि आप आरक्षण दीजिए? नहीं कहेगी तो 2024 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार पूंजीपति नहीं बनाते हैं, पूंजीपति चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे सकते हैं मगर पैसे से सरकार नहीं बनती है, सरकार वोट से बनती है। वोट 52% OBC का ज्यादा है, उसके साथ SC ST का भी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, माइनॉरिटीज के भी तमाम लोग रिजर्व कैटेगरी में हैं, उनका भी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो इनकी आबादी ज्यादा है OBC SC ST माइनॉरिटी की। अगर इनके खिलाफ में सरकार नीतियां बनाएगी और कुछ गिने चुने मुट्ठी भर पूंजीपतियों के समर्थन में केवल नीतियां बनाएगी तो सरकार कैसे बनेगी फिर दोबारा? तो 24 में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई हम भी थोड़े नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है और जनता सरकार चुनती है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए। जो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रहती है, जनता ऐसी सरकार को बदल देती है। जी सर, आपसे कड़वा सवाल है सर, जो ये पिछड़ों का 52% मापन का आखिर आधार क्या है? कैसे तय हो गया कि 52% ये है?
52% का मेजरमेंट किसके आधार पर किया गया है? देखो देखो, कड़वा सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छा सवाल है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। देखो, जब अंग्रेज थे देश में तो वो जाति के आधार पर जनगणना करते थे। आखिरी जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने जाति के आधार पर किया था। तो हर जाति के 1931 के आंकड़े हैं। 1941 में भी उन्होंने जनगणना किया था, मगर 1941 में उन्होंने जो जनगणना किया वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए वो जनगणना पूरी तरीके से नहीं हो पाई। तो इसलिए आखिरी जो आंकड़ा है वो 1931 की जनगणना का आंकड़ा है। तो एक 1931 की जनगणना है, उसमें कौन सी जातियों की कितनी संख्या है। फिर मंडल कमीशन ने ये पहचान किया कि ये इतनी 3743 जातियां, ये पला जातियां, ये ओबीसी हैं। अब उन्होंने पहचान किया कि ये जातियां ओबीसी हैं। उनकी संख्या उन्होंने निकाला 1931 की जो अंग्रेजों की जनगणना थी आखिरी, उससे कि ये जो हमने 3743 जातियों को ओबीसी माना है, इनकी संख्या कितनी है। तो उन्होंने 1931 की जनगणना के आधार पर आंकड़ा निकाला कि ये संख्या 52% है। ये मंडल कमीशन का डाटा है और 1931 की जनगणना के आधार पर है। 1931 में भारत में मुसलमान थे, पाकिस्तान नहीं बना था। 14 अगस्त 1947 को मुसलमान बहुत सारे चले गए, पाकिस्तान बन गया। तो अब ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगा ओबीसी का, ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो ये एबव 60% से एबव जा सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा करना बंद नहीं किए हैं ओबीसी के लोग, वो चल ही रहा है। अगर 1931 में 52% थे तो अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, तब से लगातार ही कर रहे हैं। तो कम होने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि 60 से ऊपर जाने की संभावना। ये मंडल कमीशन का और 1931 की जो अंग्रेजों की जनगणना है उसका रिकॉर्डेड डाटा है। ये कोई हवा में नहीं बोला जाता कि हम 52% है, उसका डाटा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए।